हाँ भाई, आ गए तुम लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई? आज आगरा वाले सेंटर है। आगरा वाले क्लास सेंटर से कर रहे हैं। लास्ट टाइम तो घर से कर रहे थे और आज आगरा में बच्चे भी कम दिख रहे हैं। हाँ, तुम्हारे यहाँ बहुत बारिश होती है, तुम्हारा अलग है इलाका। जब देखो तब बारिश हो रही है। यार एक सेकंड, जरा बच्चों को बड़ा कर देते हैं। यार वो एक जेई के पेपर का एक सवाल है। अभी आज सुबह की, सुबह मतलब अभी की शिफ्ट का एक सवाल था। तो अभी मैं यूट्यूब पे उसको डिस्कस भी करूंगा। तो मुझे एकदम से तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि वो सवाल तुम लोग साथ एक मिनट के लिए डिस्कस कर लूं मैं। तो वो जेई के पेपर का सवाल है। सवाल ये था, थोड़ा बहुत डेटा हो सकता है, प्लस माइनस हो, अदरवाइज सवाल ऐसा ही है ये। N2 + 3H2 gives 2NH3। है कि नाइट्रोजन के 10 ग्राम्स हैं और हाइड्रोजन के 5 ग्राम्स। आपको बताना यह है कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और साथ में यह भी बताना है कि अमोनिया के कितने मोल बनेंगे। ये आज अभी की शिफ्ट का, अभी आज की जेई मेंस के पेपर का सवाल। ये 10 ग्राम है और वो वाले साहब जो है हमारे पास, हाइड्रोजन जो है वो 5 ग्राम। आपको बताना है अमोनिया कितने मोल बनेगा। एंड ऑब्वियसली वो तभी निकल के आएगा जब इन दोनों में तुम लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लोगे। तो इन दोनों में लिमिटिंग कौन है पहली बात, और फिर अमोनिया के मोल कितने बनेंगे वो जल्दी से बता दो। तो N2 लिमिटिंग है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल से सब लोग समझ ही गए होंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं। तो इसके 10/28 मोल्स होंगे और इसके जो मोल होंगे वो होंगे 5/2। तो देख के लग रहा है कि सर जब आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं तो आपको जो है कोने में चलना पड़ता है। तो आप जब कोने में जाएंगे तो आप 10/28 को 1 से डिवाइड करेंगे। याद है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है इसका। तो 10/28 डिवाइडेड बाई 1 आएगा और इधर 5/2 डिवाइडेड बाई 3 आएगा। So it will be 5/6 and it will be 10/28. Obviously 10/28 is a smaller number. So the limiting reagent will be nitrogen. सब लोग समझ पा रहे हैं कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रेजेंट? यार देखो यार, इस तरह के सवाल में तो तुम्हें खुश होना चाहिए यार। हमने इस तरह के सवाल बहुत सारे किए हैं। आईआईटी के पेपर में ये सवाल आ रहा है, बताइए जेई के पेपर में ये सवाल, और इसी टाइप के बहुत सारे सवाल स्टोइचियोमेट्री। तो इसमें तो तुम्हें मजा आना चाहिए कि यार क्या कुछ है ही नहीं, लेवल ही नहीं। लेकिन तुम में से कुछ लोग तो अब यही सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये 10/28 कहां से निकाल लिया सर ने। अरे इसमें भी कोई शक है तुम्हें कि 10 ग्राम के मोल्स 10/28 होते हैं? नहीं। और हाइड्रोजन के 5/2 मोल्स होंगे। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 2, सो अल्टीमेटली यू हैव 5/2 and 10/28 मोल्स। अब लिमिटिंग रेजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कोने में चलते हैं। तो चलिए कोने में चलते हैं। जब आप कोने में जाते थे तो क्या करते थे, 10/28 को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और 5/2 को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। बताइए इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 10/28। तो अगर 10/28 छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ लिमिटिंग हमारा ये होगा। और अगर ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है तो जो भी डिसाइड करेगा ये करेगा। कैसे करेगा? मेरे 1 तुम्हारे 2, मेरे 10/28 तो तुम्हारे कितने बनेंगे, 2 × 10/28, यानी 2 × 10/28 मोल्स तैयार हो। और 2 × 10/28 मोल्स को अगर मैं थोड़ा छोटा करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 5/7 लिख सकता हूं क्या? 5/7 मोल्स। और 5/7 मोल्स का मुझे एकदम से याद आ गया है आंसर भी। उन्होंने जो दे रखा था 0.71 करके दे रखा था। देखो 0.71 ही आता है क्या? 0.71 ये सवाल जो था ये दिया गया था। तो अब इसमें सवाल में यही पूछा था उन्होंने कि आप सबसे पहले बताइए लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग रेजेंट बहुत ऑब्वियसली एकदम आसानी से समझ में आ रहा है कि
अब आसानी से समझ में आ रहा है कि लिमिटिंग एजेंट हमारा नाइट्रोजन होगा, और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसके मोल्स भी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकते हैं। तो ये हमें लगता है आसान सवाल, ये इस बार ही पूछा गया था। चलिए खैर, ये सब ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे और आगे बढ़ते हैं। तो हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे भाई? एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें क्या करा था? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे। ठीक है, तो चार्ज की जो प्रॉपर्टीज थी उसमें फटाफट एक बार फौरन रिपीट कर लेते हैं। जो हमारी चार्ज की पहली प्रॉपर्टी थी वो थी चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, यानी कुछ भी हो चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी निकल के आई थी वो ये आई थी, चार्ज दो तरह के होंगे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसी भी बॉडी पर तब आता है जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, लूज किए जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज उस बॉडी पर तब आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। यानी अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज दो अलग अलग तरह के चार्जेस हैं। उनके मैग्नीट्यूड की जहां तक बात है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो आपके ऊपर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आएगा, और अगर आप एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो आपके ऊपर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आएगा। ये माइनस और प्लस का ये मतलब नहीं है कि एक बड़ा एक छोटा है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मेन है। प्लस और माइनस क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन के जाने से आता है और माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन के आने से आता है, बस इतना फर्क समझ में आई। तीसरी जो प्रॉपर्टी थी वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि जब दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखी हो तो उन दोनों चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो k q1 q2 बाय r स्क्वायर से निकाला जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वो चार्जेस सेम है तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, और अगर वो अट्रैक्टिव फोर्स ऑपोजिट चार्जेस की बात करें तो अट्रैक्टिव फोर्स चल रहे होंगे। तो ऐसे में अगर फोर्स निकालना है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव, तो वो जो फोर्स आएगा वो k q1 q2 बाय r स्क्वायर से कैलकुलेट किया जाए। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या निकल के आई थी? चौथी प्रॉपर्टी थी मेरी कि जब आप दो चार्ज बॉडीज को एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखें तो इस तरह के सिस्टम की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू k q1 q2 बाय r से निकाली जाती है। और इस पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव भी बोला जा सकता है, इस पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव भी बोला जा सकता है। नेगेटिव तब बोला जाएगा जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से डेवलप हो रही हो, और पॉजिटिव तब बोला जाएगा जब वो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से डेवलप हो रही हो। यानी दो चार्ज अगर एक जैसे चार्जेस हैं, यानी लाइक चार्जेस हैं, तो इस सिस्टम के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। और अगर इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आएगी? पॉजिटिव। और अगर ये दो बॉडीज जो थी हमारी ये अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रही हैं, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी वो नेगेटिव निकल के आएगी। यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, और रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। और जो आखिरी प्रॉपर्टी थी वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि जब कभी भी किसी चार्ज बॉडी को, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, मैं इसको फिर से बोल रहा हूं एक बार, कि जब किसी चार्ज बॉडी को आप V वोल्टेज के सरफेस पर रखें, जैसे सपोज ये 0 वोल्ट है और ये आपका मान लीजिए V वोल्ट, दिस इज V वोल्ट, तो एक 0 वोल्ट हो गया और एक V वोल्ट हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट का। तो अगर आप किसी भी चार्ज बॉडी को, मान लीजिए उसका चार्ज Q, अगर उस चार्ज बॉडी को V वोल्टेज के डिफरेंस पर रखते हैं तो इस चार्ज बॉडी के अंदर अचानक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है, जिसकी वजह से ये चार्ज बॉडी भागना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। यानी एक चीज क्लियर है कि अगर आप किसी भी चार्ज बॉडी को V वोल्टेज के सरफेस पर रखते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी वो QV के बराबर होगी, और यही पोटेंशियल एनर्जी उसको भगाने का काम करेगी, और वो अल्टीमेटली उससे उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है, और वो जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो वेलोसिटी फाइनली कितनी निकल के आएगी? अंडर रूट के अंदर 2qv बाय m। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, जिसका चार्ज Q है और उसको कितने वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया है? V वोल्ट। सब लोग इसको समझने की कोशिश करो। ये समझ में आया सबके?
यानी जब आप किसी भी चार्ज बॉडी को v वोल्टेज के सरफेस पे रखेंगे तो उस चार्ज बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो qv के बराबर होगी, और वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो अल्टीमेटली किसी भी रेस्ट में रखे चार्ज को अगर आप एक्सिलरेट करना चाहते हैं तो आप उसको किसी भी वोल्टेज के डिफरेंस पर रख दीजिए। जितने वोल्टेज डिफरेंस पर आप उसको रखेंगे वो वही वोल्टेज डिफरेंस उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यानी अगर मान लीजिए क्यू चार्ज बॉडी को वी वोल्टेज के डिफरेंस पर रखा जाए तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस चार्ज पार्टिकल की वो क्यूवी के बराबर होगी। और सब लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। Yes, sir. तो इसका मतलब यही क्यूवी किसके बराबर है? हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। तो आप इससे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अब देखो, अब मैं ये बात इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि अब मैं इसमें दूसरी उल्टी बात बोल रहा हूं। क्या? अगर आप रुके हुए आदमी को भगाना चाहते हैं वी वेलोसिटी से, स्मॉल वी वेलोसिटी से, अगर आप क्यू चार्ज को भगाना चाहते हैं तो आप कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे? सर कैपिटल वी का वोल्टेज लगा देंगे और कैपिटल वी के वोल्टेज की वजह से वो स्मॉल वी वेलोसिटी से भागना शुरू कर देगा। चलिए ठीक है, अब मैं उल्टी बात कर रहा हूं। अगर मैं क्यू चार्ज को जो कि स्मॉल वी वेलोसिटी से भाग रहा है, अगर मैं उस चार्ज को रोकना चाहता हूं तो कितना वोल्टेज अप्लाई करूंगा? तुम्हें दोनों सवालों में अंतर समझ में आ रहा है? मैं एक चार्ज बॉडी हूं क्यू, ठीक, मुझे कैपिटल वी वोल्टेज के बीच में रखा गया है। अब बताइए मेरी वेलोसिटी क्या है? तो सर मेरी स्मॉल वी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी √2 QV बाय m से, आप निकाल लीजिएगा। चलिए बात खत्म हो गई। अब दूसरा सवाल क्या है? मैं ऑलरेडी भाग रहा हूं स्मॉल वी वेलोसिटी से, मैं ऑलरेडी भाग रहा हूं। अब बताइए मुझे रोकने के लिए आप कितना वोल्टेज लगाएंगे? मैंने कहा अजीब आदमी है तुम अभी ये कह रहे थे कि जो वोल्टेज लगाया जाता है वो रुके हुए आदमी को भगाने का काम करता है। किस वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी से। और वो निकाली कैसे जाती है? √2 QV बाय m से। अब आप उल्टी बात कर रहे हैं कि एक आदमी भाग रहा है, अब आप उसे रोकना चाहते हैं और कह रहे हैं कितना वोल्टेज लगाएं। अरे भाई वोल्टेज लगाने से तो वो और तेज भागना लगेगा ना। वोल्टेज लगाकर आप उसको भगा भी सकते थे और वोल्टेज लगाकर आप उसे रोक भी सकते थे। सिर्फ फर्क इतना होगा उस वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी। समझे बात को? यानी वो आदमी जो वी वेलोसिटी से भाग रहा है आप उसको उसी कैपिटल वी वोल्टेज से लगाकर रोक भी सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अपने टर्मिनल्स की पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी ताकि उस चार्ज पार्टिकल पर रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगे और वो रिटार्ड होकर रुक जाए। कुछ मेरी बात समझ पाए? मैं फिर से बोलता हूं। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं 10 वोल्ट का पोटेंशियल दूं तो उसकी काइनेटिक, उसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक, अब मेरा उल्टा सवाल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो उसको रोकने के लिए कितना वोल्टेज लगाएंगे? वही 10 वोल्ट लगाएंगे। मैंने कहा अजीब आदमी है, 10 वोल्ट लगाकर वो 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था। अब आप ये कह रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से भागते हुए इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट लगाकर रोका भी जा सकता है। बिल्कुल रोका जा सकता है, सिर्फ फर्क इतना है कि आपको वही 10 वोल्ट उल्टी पोलैरिटी का लगाना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो भाग रहा है उसके ऊपर रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगे और वो उस इलेक्ट्रॉन को रोक दे। और इसीलिए इस वोल्टेज को स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो वेलोसिटी आप निकाल रहे हैं इस वेलोसिटी को v की वैल्यू पुट करके निकाला भी जा सकता है, और अगर v गिवन हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी बहुत क्लियर है, आप इसी v को स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं और इसी v को भगाने वाला वोल्टेज भी बोल सकते हैं। सिर्फ फर्क पोलैरिटी का होगा। इसमें बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक इलेक्ट्रॉन जो 10 वोल्ट से एक्सिलरेटेड है आप उसको रोक रहे हैं तो भी वोल्टेज लगाते हैं, और जिसको रोके हुए इलेक्ट्रॉन को जब आप भगाना चाहते हैं तो भी आप वोल्टेज लगाते हैं। फंडा एकदम क्लियर है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रुका है, आपने 10 वोल्ट का वोल्टेज लगाया तो वो भागना शुरू कर देगा कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ? 10 EV के साथ। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन 10 EV से भाग रहा है और आप उसे रोकना चाहते हैं तो वही 10 वोल्ट आप दोबारा लगाइए रिवर्स डायरेक्शन में, तो वो 10 EV की भागता हुआ इलेक्ट्रॉन रेस्ट में आकर रुकेगा और फिर उल्टी डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देगा, वो अलग बात। लेकिन क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रुका है इसलिए उस वोल्टेज को स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। बताओ समझे बात? यस सर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, उससे और थोड़ी सी शायद क्लैरिटी आ जाए। ऐसे ही लिख लेते हैं कुछ भी। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ एन चार्ज पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन which is accelerated from rest potential difference 10 volts। ये आपका सवाल आ जाए।
चलिए एक कैटेगरी ये ले लेते हैं, बड़ा बढ़िया छोटा सा ऑब्जेक्टिव सवाल, बढ़िया सवाल एकदम। ये कह रहे हैं भाई एक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है कि नहीं? हाँ है। सर चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है? सर वो एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और बॉडी को वोल्ट के पोटेंशियल पर सोच के बताना, क्या ये बॉडी रेस्ट में रखी है और आप इसका एक्सीलरेशन भागना शुरू करेगी? कुछ ग्लिच हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, बीच बीच में दूसरी स्क्रीन आ जाती है ग्रीन कलर की। Yes, sir. सर कंटिन्यूअसली हो रहा है, आवाज ही नहीं आ रही। Yes, sir. अब तो वॉइस ही नहीं आ रही आपकी। सर आपकी स्क्रीन भी नहीं आ रही है। यस सर, पहले मुझे लगा था मेरे नेटवर्क में इशू है। कोई नहीं आ रहा सर अभी नहीं आ रही। सर अभी भी वही प्रॉब्लम है। Yes, sir. दे रहा हूं। सर वो स्क्रीन बार बार जा रही है, ग्रीन हो रही है फिर वापस अच्छा normal। सर आवाज भी जा रही है। सर आवाज भी नहीं आ रही आपको। यस सर, वॉइस भी नहीं आ रही। अच्छा अब सही है। फिर चला। सर अब फिर सर से हो रहा लेकिन स्क्रीन जा रही है, Yes, sir, फिर वॉइस से हो आ रही रहा है है। लेकिन स्क्रीन जा रही है। प्लीज बात अब ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, वो कुछ एक वायर लूज था मुझे लग रहा है टीवी का। चलो खैर, तो अब सवाल ये है कि यार मेरे पास एक बड़ा सीधा सवाल दिया गया है, मुझे एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो फिजिक्स का सवाल लगता है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे फिजिक्स का सवाल कर रहे हैं। तो एक सेकंड रुकना बस। हाँ, तो इसमें जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट। मतलब अपनी लैंग्वेज में ऐसे एक सवाल बना दिया हम लोगों ने। तो वो कह रहा है कि यार हो क्या रहा है, तो मैंने कहा हो ये रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट में रखा, ठीक है, लेकिन वो एक चार्ज बॉडी रेस्ट में रखी हुई। तो अब आपने उसको वोल्टेज दिया, कितना वोल्टेज दिया? 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया। तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में रखा है वो एक्सीलरेट करेगा और भागना शुरू करेगा। कहां भागेगा? सर वो हायर वोल्टेज की तरफ मूव करेगा। यानी जो सवाल दे रखा है वो सवाल ये दे रखा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो आपने 10 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस में रख दिया, यानी ये रुका हुआ इलेक्ट्रॉन है और ये 0 वोल्ट मान लेता हूं मैं, दिस इज 0 वोल्ट, और इसको मान लेता हूं 10 वोल्ट। अब जरा ये बताओ, हायर पोटेंशियल की तरफ ये इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट कर देगा, यानी रेस्ट में रखा इलेक्ट्रॉन 10 की तरफ भागेगा। वो पूछ रहा है, वो हमें पता है भागेगा क्यों? क्योंकि रेस्ट में रखे चार्ज बॉडी को जब वोल्टेज दिया जाता है तो वोल्टेज डिफरेंस की वजह से वो एक्सिलरेट करके भागती। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आप कितनी वेलोसिटी से भागती है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कितनी वेलोसिटी से भागती है? सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन से पूछते हैं कि तेरे पास एनर्जी आई कहां से। तो वो क्या बताएगा कि मैं चार्ज बॉडी हूं, मुझे 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर रखोगे तो मेरे अंदर अचानक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी क्यूवी से, ठीक है, वो अभी हम निकालते हैं। और वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है यहां तक? तो अब मैं सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन से पूछता हूं कि तेरी वो एनर्जी क्या है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने जा रही। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो एनर्जी मेरे पास, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ई, और वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। यानी अल्टीमेटली मेरी एनर्जी कितनी हुई? 10 ईवी। यानी मेरे पास 10 ईवी की जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने जा रही। यानी ये जो 10 ईवी है ये किस में कन्वर्ट होने जा रही है? काइनेटिक एनर्जी में। और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से मेरे अंदर एक वेलोसिटी आएगी जो आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछी गई है। तो बहुत अच्छा सवाल है, तो ये तो बड़ा आसान। इसमें एक झंझट है बस। झंझट क्या? सर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इस सवाल का आंसर आप सही निकाल ही नहीं सकते। अरे भाई बचा क्या है? वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर रख के, इसमें परेशानी क्या है? परेशानी है यूनिट्स की। सर 10 ev इज द एनर्जी, बिल्कुल सही है।
काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एमवी स्क्वायर, जिसमें मास को रखोगे तुम ग्राम किलोग्राम में, वेलोसिटी तुम्हें चाहिए मीटर पर सेकंड में। यानी तुम तो समझो इस बात को कि तुम्हारी दोनों तरफ की जो यूनिट्स हैं वो कम से कम एक जैसी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मास किलोग्राम में रखते हो और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में निकालना चाहते हो तो जो आपका एनर्जी होना चाहिए वो जूल में होना चाहिए। बताओ ये वाली बात क्लियर है? यस सर। यानी मेरी जो एनर्जी 10 EV है वो एक्चुअली जूल में आएगी, और तब मैं उसको हाफ एमवी स्क्वायर से इक्वेट करके वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा, जो कि SI यूनिट में मीटर पर सेकंड में निकल के आएगी। इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। 10 EV बिल्कुल सही है। 10 EV उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जिसको 10 वोल्ट से एक्सिलरेट किया गया था। आप इसी EV को जूल में कन्वर्ट करना जानते हैं। हम सब जानते हैं 10 EV को जब जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल लिख सकते हैं। याद है 1 EV को क्या बताया गया था? 1 EV इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल्स। ये 1 EV। तो अगर आप इस 10 EV को जूल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिस इज 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल्स। और अब क्योंकि जूल में है तो अब आप बड़ी खुशी से इसको हाफ एमवी स्क्वायर लिख सकते हैं। और हाफ एमवी स्क्वायर में मास किस यूनिट में रखा जाएगा? अगर जूल या SI यूनिट में बातें चल रही हैं तो ग्राम, केजी, किलोग्राम। ग्राम क्या होता है? ग्राम थोड़ी ना मास की SI यूनिट होती है, किलोग्राम में मास रखना पड़ेगा। और आप इलेक्ट्रॉन का मास याद कर लीजिए 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और वेलोसिटी v स्क्वायर। तो समझे यहां तक? यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सब लोगों को याद होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यह हमें ध्यान आना चाहिए। इससे आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई जल्दी से ऐसे रफली कुछ बता सकता है? रफ सा आंसर क्या आएगा? थोड़ा बहुत जुगाड़बाजी। 2 उधर चला जाएगा। 9.1 को सपोज 10 ले लेते हैं, तो अगर 9.1 10 हो गया, थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे दो, कुछ एक बार कैलकुलेट करके कोई बता सकता हो तो, क्योंकि मैं इस सवाल को उल्टा करना चाहता हूँ। मतलब मान लो ये वेलोसिटी की कुछ 4.5 कितनी 4.5 इंटू 10⁻⁻⁰31। सर रूट से 8. सर रूट में 0.35 into 10⁻⁻12। पता नहीं किससे पूछ लिया मैंने, गलती हो गई। तुम लोग की गणित हिली हुई है एकदम। मतलब गुणा भाग भी इतना गंदा करते हो, मतलब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में भी मुसीबत होती है। बताइए। तो 4.25 इंटू 10⁻⁻31 माइनस में 31 PV क्या है? हो क्या आगरा वाले भैया? ओ सर बारिश का मौसम था, हमने सोचा थोड़ा सा है, नीचे ही दुकान है, बढ़िया एकदम। वैभव तुम भी यार अजीब लगभग गुणा इसमें क्या है यार? हम तुमसे एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पूछ रहे। बताइए, हम ये कह रहे हैं कुछ अंदाजा लगा दो, जैसे 4 इंटू 10⁻6 आ गया, कुछ 3 इंटू कुछ अंदाजा लगा दो। और नहीं है तो मत लगाओ। ये है XV इज इक्वल टू X मीटर पर सेकेंड। तुम्हारे लिए तो यही बहुत। अब ठीक है, ये X आएगा, आंसर X आ गया। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। कौन फ्रीज हो गया था? अब आ रही है आवाज? अरे यार तुम लोग आज परेशान कर रहे हो यार। सर ये अब आगरा वाले सही कर रहे हैं। आगरा और शुभ आज घर से जो है परेशान कर रहा है। आगरा वाले वहां से परेशान कर रहे हैं। सर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, और यहाँ पे दिखा रहा है सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो रही थी बार बार। अच्छा अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? सर अब आ रही। तो अब अपना माइक बंद करो और चुपचाप सुनो। और आगरा वाले भी माइक बंद कर दें अपना। सवाल ये है कि अगर हमने सॉल्व करके वेलोसिटी की वैल्यू x मीटर पर सेकंड निकाली, यानी सवाल क्या था? रेस्ट में मैं रखा हूं, मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, रेस्ट में रखा हूं, मुझे 10 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया, बताइए मेरी वेलोसिटी क्या होगी? तो मैंने खटाखट सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाली जो कि 10 EV के बराबर होगी, और उसको हाफ एमवी स्क्वायर से इक्वेट कर दिया। बस ये ध्यान रखा कि 10 EV को जूल में कन्वर्ट किया, मास को किलोग्राम में रखकर, तब जाके वेलोसिटी SI यूनिट में क्या निकल के आएगी? मीटर पर सेकंड में। क्लियर है यहां तक?
ये समझ में आ गया था? समझ में आ गया? अरे समझ में आया? तुम लोग सो रहे हो क्या? इंदिरापुरम वाले बच्चे, ये तो शरीफ थे। सृष्टि आई है आज? अच्छा सृष्टि, ये लोग बता रहे थे तुम्हारे मार्क्स खराब आए, तुमने छलांग लगा लिए। हाँ, ये लोग बता रहे थे कि तुम बिल्डिंग से कूद गई क्योंकि तुम्हारे मार्क्स खराब आए थे ऐसे। तो हमने सोचा चलो एक बच्चा कम हो गया, लेकिन तुम तो आए हो आज। फिर उन्होंने बताया नहीं सर हम मजाक कर रहे थे, सृष्टि के हमारे सेंटर पे सबसे अच्छे मार्क्स आए। तो हमने कहा अच्छा फिर तो जिंदा है, फिर तो बच गई ना। तो तुम क्यों नहीं आ रहे थे क्लास में? मेरे को फीवर था। हाँ आजकल काफी चल रहा है ये पॉक्स वॉक्स जो है आजकल, पता नहीं कौन कौन से। तो बहरहाल तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो इसमें यूनिट्स वगैरह का सब लोग ध्यान रखना। जल्दबाजी में बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको 10 को हाफ एमवी स्क्वायर से इक्वेट कर देते हैं, 10 को इक्वेट कर देते हैं। तो अब ऑब्वियसली गलती होगी। तो तुम लोग इस बात का आगे ध्यान रखना कि जब बातें कैलकुलेशंस पर आएंगी तो 10 ईवी इज द एनर्जी, बिल्कुल सही है, 10 ईवी इज द एनर्जी। लेकिन अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 ईवी, क्योंकि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, तो आप 10 ईवी की वजह से जूल में कन्वर्ट करके ही निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब दूसरा सवाल क्या था, जो मेन काम सेम सवाल है। अब सवाल यह है, मान लो ये सॉल्व करके एक्स आया, ठीक, तो अब सवाल यह है एक इलेक्ट्रॉन x मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। ये बिल्कुल नया सवाल है, इस सवाल से कोई लेना देना नहीं। एक इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से, जो अब सॉल्व होके आई है, इस वेलोसिटी से भाग रहा है। आप बताइए इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना वोल्टेज लगाएं? हमने कहा अजीब बात है, इससे जस्ट पहले एक सवाल कराया गया था जिसमें वोल्टेज लगाकर इसको x मीटर पर सेकंड से भगाया गया था। अब कह रहे हैं x मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, इसको रोकना है। अरे अजीब बात है, अरे वही 10 वोल्ट जो उसको भगा रहा था, वही 10 वोल्ट अब इसको रोकेगा। फर्क क्या होगा सर? अब ये पोलैरिटी बदल जाएगी। क्या मतलब हुआ सर? जो हायर वोल्टेज है वो नीचे आ जाएगा, जो लोअर वोल्टेज वो पीछे चला जाएगा। यानी वो जो बैटरी है, जो आपने 10 वोल्ट लगाने के लिए जो बैटरी लगाई थी, उसका पॉजिटिव सिरा इधर आ जाएगा और बैटरी का, यानी आपको बैटरी को उल्टा करना है। जैसे आप बैटरी उल्टा करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर की जगह उधर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन लगेगा। इलेक्ट्रॉन को एकदम से क्या लगेगा? अरे हम तो गलत तरफ भाग रहे हैं, हमें तो पीछे की तरफ भागना था। तो एकदम से रिटार्डेशन आएगा, ची करके इलेक्ट्रॉन रुकेगा, और रुकने के बाद वो उल्टा भागेगा, वो अलग बात। लेकिन क्योंकि रुका, इसलिए उस वोल्टेज को क्या कहा जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं ना? इसमें बच्चों को ये कंफ्यूजन आता है कि सर अभी आपने सवाल दिया था 10 वोल्ट लगा के भगाया था और मुझसे भागने की स्पीड पूछी थी। अब आप ये पूछ रहे हैं कि भागने की स्पीड अगर ये हो तो वोल्टेज कौन सा लगेगा? तो सर वही वोल्टेज आंसर आएगा। समझ लो इस सवाल का आंसर क्या निकल के आएगा? अगर मैं 10 मीटर पर x मीटर पर सेकंड से भाग रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन को कितना वोल्टेज लगा के आप रोकेंगे? 10 वोल्ट। सिर्फ फर्क इतना होगा कि इस बार पोलैरिटी बदल जाएगी। तो बच्चों को ये कंफ्यूजन आता है, सर 10 वोल्ट उसको x मीटर पर सेकंड से भगा भी रहा था और वही 10 वोल्ट इसको रोक भी रहा है। ये चक्कर क्या है? चक्कर कुछ नहीं है, यही 10 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाएगा अगर आप किसी चार्ज बॉडी को रोकना चाहते हो। सिर्फ पोलैरिटी का अंतर है और कोई अंतर नहीं। यानी यही जो फॉर्मूला आपने फाइनली लिखा है, उसी फॉर्मूले को यूज कर लिया जाए कि आपकी जो क्यूवी है ये हाफ एमवी स्क्वायर के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है जिसको कैसे भी आप यूज कर सकते हैं। अगर वोल्टेज गिवन हो तो स्मॉल वी निकल आएगा, स्मॉल वी गिवन हो तो कैपिटल वी निकल आएगा। स्मॉल वी से कैपिटल वी निकालना इज स्टॉपिंग पोटेंशियल का कैलकुलेशन, और कैपिटल वी से स्मॉल वी निकालना मतलब उस इलेक्ट्रॉन की नई वेलोसिटी कैलकुलेट करना। बताओ सब लोग समझ पा रहे हैं? ये V इज स्टॉपिंग ऑल्सो, V भगाता भी है, V रोकता भी है। सिर्फ फर्क इतना है, इस V का मैग्नीट्यूड अगर आप उसकी पोलैरिटी को चेंज करेंगे तो ये वोल्टेज भागते हुए आदमी को रोकने की कोशिश करेगा, और अगर आप उसको रुके हुए आदमी के ऊपर वोल्टेज लगा दें तो वो उसको किसी एक डायरेक्शन में भगाना शुरू कर दे। समझ पाए? ठीक, जैसे एक सवाल और लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये जेईई मेंस के लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी जो है ये सवाल दिखेंगे। एक सवाल ऐसे कुछ अपनी तरफ से बना लेते हैं, कुछ ऐसे बना लेते हैं। एंड a charge body having charge 2e is accelerated
from rest through potential difference 10 volt. It is further accelerated to 15 volts. Find out the stopping potential. कुछ सवाल समझ में आया? क्या किया? एक चार्ज बॉडी है जिसको 10 वोल्ट लगाकर भगाना शुरू किया, ठीक, भागने लगा। फिर मैंने 15 वोल्ट और लगा दिए। कितने एक्स्ट्रा और लगा दिए? इट इज फर्दर एक्सिलरेट। 15 वोल्ट और लगा दिए और उसको फर्दर एक्सिलरेट कर दिया, यानी जिस डायरेक्शन में भाग रही थी उसी डायरेक्शन में और भगाना शुरू कर दिया। अब वो कह रहा है कि अब ये आदमी बहुत तेज भाग रहा है। मैंने कहा अब ये बहुत तेज भाग रहा है, मुझे रोकने के लिए कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा? ये सवाल। बिल्कुल 25 वोल्ट उल्टी डायरेक्शन में, सेम सवाल है। यानी अगर कोई चार्ज बॉडी 2e है, इस 2e को जब आप 10 वोल्ट से एक्सीलरेट करेंगे, बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? 20 eV। अरे भाई 2e × 10 20 eV। फिर आपने उसको जो है 15 और वोल्ट से एक्सीलरेट किया, तो दैट मींस 15 × 2e दैट इज 30 eV। यानी 30 eV प्लस 20 eV, यानी कुल मिला के कितनी? 50 eV काइनेटिक एनर्जी से मैं भाग रहा हूं। अब अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं तो कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे? तो अगर कोई आदमी 50 eV से भाग रहा है तो उसको रोकने के लिए आपको, क्योंकि उसका चार्ज 2e है, तो आप उसको रोकने के लिए 50 eV अपॉन 2e दैट इज 25 वोल्ट लगाएंगे। यानी आप 25 वोल्ट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल माना जाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो मेरे पास है, इट इज 50 eV। सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 eV डिवाइडेड बाय 2e इज द चार्ज एंड दैट इज 25 वोल्ट्स। सब लोगों को समझ में आई ये बात? अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता? सर अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो पहले उसकी एनर्जी होती 10 eV, फिर आपने 15 eV और दे दी तो फिर ये 25 eV होती, और ऐसे में जब आप उसका वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालते तो 25 वोल्ट ही उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल आता। यानी अगर ये चार्ज बॉडी Q है तो दैट मींस इफ इट इज Q देन अल्टीमेटली टोटल कितने वोल्टेज से एक्सीलरेट किया गया है वो Q चार्ज बॉडी? 10 + 15 दैट इज 25 वोल्ट से। तो वही 25 वोल्ट उसको रोक भी सकता है, सिर्फ पोलैरिटी चेंज करने की जरूरत। समझ में आ गया? ठीक, चलिए अब इसी में और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस पॉइंट पर कि ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम कर रहे हैं, इसका एक एप्लीकेशन जो है वो रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड। मैंने तुम लोगों को रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने के लिए भी बोला था। थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल सिंपल पढ़ा है किसी ने? वो एक्सपेरिमेंट जो मैंने कहे थे करने के लिए, जिसने नहीं किए वो आज कर लेगा। मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं, उस स्लाइड्स में भी मैंने कैथोड रे, नोड रे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह लिख रखे हैं, तो तुम उससे भी पढ़ सकते हो और अदरवाइज एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। अब रदरफोर्ड ने ये कहा था, या एक्चुअली जनरल एक्सपेरिमेंट क्या था कि भाई हम अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग एक ऐसे एटम पर कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जैसे गोल्ड का फॉइल ले लिया, ठीक। तो चलिए ये तो सर बड़ा थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट था और तुमने पढ़ा भी है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जाते हैं, कुछ थोड़ा सा डेविएट कर जाते हैं, कुछ ज्यादा डेविएट कर जाते हैं, और वो डेविएशन साफ बताता है कि एटम का जो सेंटर वाला पार्ट है इट इज पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा समझूं, मैं उस लेवल पर नहीं जा रहा हूं जिस लेवल पे तुमने याद किया या पढ़ा है, मैं डिटेल में उस लेवल पे नहीं जा रहा हूं कि उसके क्या क्या इंटरप्रिटेशंस थे, बट एक रफ आइडिया रदरफोर्ड मॉडल का ये है कि आपके पास एक एटम है और उस एटम के बारे में बात हो रही है। उस एटम पर आपने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की। मान लीजिए मेरे पास ये एटम, और इस एटम पर ये सेंटर में न्यूक्लियस है, मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, और मैंने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की। तो पता ये चला कि जो अल्फा पार्टिकल्स सेंटर से दूर थे वो तो ऑलमोस्ट सीधे निकल रहे हैं, और जैसे जैसे वो सेंटर के पास आ रहे हैं उनका डेविएशन बढ़ता जा रहा है। जरा समझना बात, यानी जैसे जैसे वो सेंटर के करीब आते जा रहे हैं उनका डेविएशन इंक्रीज कर रहा है। यानी इस लाइन के जितने करीब रहोगे उतना ज्यादा डेविएट करोगे, और जैसे जैसे इससे दूर जाओगे तुम्हारा डेविएशन कम होता चला जाए।
यानी रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट क्या इंटरप्रेट करता है? वो ये इंटरप्रेट करता है कि अगर आप अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कर रहे हैं तो जो अल्फा पार्टिकल होता है इट इज हीलियम प्लस प्लस आयन, दिस इज अल्फा पार्टिकल। इसे अल्फा पार्टिकल का नाम दिया जाता है, दिस इज अल्फा पार्टिकल, हीलियम प्लस प्लस, यानी दिस अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो जैसे जैसे आप सेंटर के पास पहुंचते हैं आप ज्यादा डेविएट हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि वो आपको रिपेल कर रहा है। बताओ मेरी बात समझिए। आवाज आ रही है। आवाज तो आगरा से ही आ रही है और कहीं से नहीं आ रही। आज सारी आवाजें आगरा से आ रही। देखो अब बंद हो गई, या इंदिरापुरम वाले एसी चला देते हैं, उनका एसी की भी आवाज आती है, बड़ा ड्रामा है। तो बहरहाल ये समझ में आ गई वाली बात। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है, अगर वो इस सेंटर न्यूक्लियस के बिल्कुल सीध में चला जाए तो वापस लौट आएगा रिपल्शन की वजह से। लेकिन जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से दूर होता है तो रिपल्शंस कम होते जाते हैं, उसका डेविएशन वो कम होता जाता है। तो यानी न्यूक्लियस से जितना दूर अल्फा पार्टिकल मारोगे वो उतना कम डेविएटेड होगा, और इस न्यूक्लियस से जितना पास अल्फा पार्टिकल मारोगे वो उतना ज्यादा डेविएट करेगा। ये समझ में आ रहा है? इससे क्या इंटरप्रेट किया रदरफोर्ड ने? इससे ये इंटरप्रेट किया कि एटम का जो बीच का हिस्सा होता है उसमें उस एटम का सारा मास कॉन्सेंट्रेट करता है और पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट करता है। बहरहाल ये रदरफोर्ड का अपना कुछ भी एक्सपेरिमेंट रहा होगा। हम जरा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन लेते हैं इस रदरफोर्ड मॉडल का, या फिर इस चार्ज की प्रॉपर्टीज का एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्योंकि जेई के पेपर पे इस पे एक बार सवाल पूछा जा चुका है, एंड दैट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के बारे में छोटी सी बात करनी है। छोटा सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, आसान टॉपिक है, जिसको आप क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कह सकते हैं। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच नाम से भी क्लियर है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के नाम से भी क्लियर है कि अगर आप किसी भी बड़े एटम पर, ये ले लेते हैं एक बड़ा सा एटम, इस बड़े से एटम पर जिसका एटॉमिक नंबर सपोज Z, अगर इसके ऊपर बहुत दूर से एक अल्फा पार्टिकल मारे, बहुत दूर से, समझिए बात, यानी एक एटम रखा है, उस एटम पर मैंने एक अल्फा पार्टिकल बहुत दूर से उस एटम पे ऊपर ऐसे खींच के मारा। सवाल यह है कि ये अल्फा पार्टिकल उस एटम के कितने करीब जाके रुक जाएगा, एंड दैट अप्रोच, दैट क्लोजेस्ट अप्रोच इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ये मुझे कैलकुलेट करनी। सब लोग को ये बात समझ में आई? सबसे पहला, क्या सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि वो रुकेगा क्यों? सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, पक्का रिपल्शन होगा। एक ना एक टाइम जरूर ऐसा आएगा कि ये अल्फा पार्टिकल किसी ना किसी एक पोजीशन पे जाके रुकेगा ही रुकेगा। यानी जिस पॉइंट पर वो रुकेगा दैट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल टुवर्ड्स दैट एटम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है? Z। यहां तक क्लियर है? समझ में आया? यानी अब मैं कर क्या रहा हूं कि ये मेरा एक अल्फा पार्टिकल है जिसको यहां से फेंका गया है, जिसकी मास m अल्फा ले ली जाती है सपोज, और इसकी वेलोसिटी v0 ले ली जाती है, और इसको खींच के बहुत दूर से इस एटम पर मारा गया है। आपको बताना यह है कि ये अल्फा पार्टिकल किस पॉइंट पर जाकर, सपोज दिस पॉइंट इज A पॉइंट, इसको ले लेते हैं जहां से मारा गया, एंड दिस इज B पॉइंट, वो किस पॉइंट पर जाके रुक जाएगा। जिस पॉइंट पर भी जाके वो रुकेगा दैट इज नोन एज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। आप इसको R ले लीजिए या R0 ले लीजिए, जो बोलना बोल लीजिए। व्हाट इज दिस R0? ये सवाल सबसे पहला जो इस तरह के सवाल में तुम्हें अपने आप सोचना पड़ेगा, इस अल्फा पार्टिकल को आपने बहुत दूर से, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस एटम पर मारा है जिसका एटॉमिक नंबर Z। कितनी दूर से मारा है? ये इनफाइनाइट डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? इस एटम के ऊपर आपने इनफाइनाइट डिस्टेंस पर खड़े होकर एक अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया, बहुत दूर से। तो आप कहां पर खड़े हैं? मतलब वो इंफिनिटी डिस्टेंस का क्या लॉजिक होता है? क्या मतलब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस? जहाँ पे वो इसके ऊपर का इन्फ्लुएंस वहां तक ना हो। हाँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब है जब अल्फा तुमको सोचो ना, अल्फा पार्टिकल से ये कहा जा रहा है कि आपको एक बहुत दूर से एक एटम पर मारेंगे जिसका एटॉमिक नंबर Z, तो उस एटॉमिक नंबर Z की वजह से उस अल्फा पार्टिकल के बीच में रिपल्शन तो होना चाहिए, लेकिन वो ऐसी जगह खड़ा हुआ है जहां पर वो खुद कह रहा है भाई मुझे दिखाई नहीं देता वो एटम, मुझे नहीं पता कौन रखा है, क्योंकि मुझे किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन उस एटम के साथ, या अट्रैक्शन या रिपल्शन उस एटम के साथ फील नहीं होता। यानी इंफिनिटी जो डिस्टेंस होती है ना, इसमें बच्चों को हमेशा एक कंफ्यूजन होता है कि सर इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत दूर, ऐसे ना।
इंफिनिटी मींस अनडिफाइंड, आपको पता नहीं है। इनफाइनाइट डिस्टेंस जो हो सकती है वो तो 10 की पावर -13 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, -3 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर तक हो सकती है। क्यों? क्योंकि सर इनफाइनाइट डिस्टेंस रिलेटिव होती है। आपको ये कहे कि सर आपको इन्फिनिटी लेके छोड़ के आएंगे, तो मुझे अगर कोई इन्फिनिटी छोड़ना चाहता है तो मुझे कहां छोड़ के आएगा? मुझे एक ऐसी जगह छोड़ के आएगा जहां मेरा जैसा कोई नहीं होगा। समझ रहे बात को? फिर तो मुझे शायद स्पेस में ही छोड़ा जाएगा। तो दैट मींस दैट स्पेस इज मेरे लिए इन्फिनिटी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं इस अल्फा पार्टिकल से ये कहता हूं कि तुझे इन्फिनिटी लेके चलता हूं और तब इसके ऊपर मारूंगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको आप स्पेस लेके जाते हैं। अरे स्पेस से इस एटम पर मारोगे कैसे? निशाना ही नहीं लगेगा। नहीं समझे बात को? यानी इस अल्फा पार्टिकल को स्पेस लेके नहीं जाना है। इस अल्फा पार्टिकल से कहते हैं देख तू यहां पर, ठीक यहां पर, अब तुझे थोड़ा पीछे करता हूं, अब बता तू इन्फिनिटी चला गया। कह रहा कैसी बातें कर रहा हो, मुझे अभी ये आदमी रिपेल कर रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा और दूर लेके चलते हैं। अब कह रहा नहीं अभी भी रिपल्शन महसूस होता है, और अभी भी रिपल्शन महसूस होता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब अल्फा पार्टिकल क्या बोलेगा, अब भी रिपल्शन महसूस होता है। तो अल्फा पार्टिकल कहेगा किस चीज का? मैंने कहा वो एटम रखा है ना। कह रहा नहीं अब तो कुछ है ही नहीं, अब कोई नहीं रखा है, कोई रिपल्शन नहीं, कुछ नहीं। यानी वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर इस अल्फा पार्टिकल को यह महसूस होने लगे कि कोई आदमी उसको रिपेल नहीं कर रहा है, कोई आदमी उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, यानी इस एटम का कोई भी इंफ्लुएंस इसके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, तो दैट पोजीशन इज नोन एज इन्फिनिटी। बताओ ये समझे कि नहीं? सब लोग को समझ में आ रहा है ना इन्फिनिटी का मतलब क्या है? Yes, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि आपने इसको Yes, sir. कलकत्ता में लेके जाके छोड़ दिया, तो ये आदमी दिल्ली में रखा है एटम, वो कलकत्ता में रखा है, खींच के मार रहे हैं। अरे इतनी दूर से निशाना से ना लगता है। इन्फिनिटी का मतलब है आपने एटम लिया, उस एटम के सामने अल्फा पार्टिकल को रखा और उससे कहा चलो दूर होते जाओ, रिपल्शन हो रहा है, हाँ अभी भी लग रहा है। जैसे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब अल्फा पार्टिकल क्या बोलेगा, अब मुझे उस एटम से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं। समझ में आया? दैट पॉइंट इज इन्फिनिटी। अब मैं उस अल्फा पार्टिकल को इस पॉइंट से, जिसको आप इन्फिनिटी बोल रहे हैं, इस पॉइंट से सामने वाले एटम पर ऐसे खींच के मारूंगा। कितनी वेलोसिटी से मारूंगा? v0 वेलोसिटी से। आपको यह बताना है कि वो अल्फा पार्टिकल जब उस सामने वाले एटम पर चलेगा तो कितनी दूरी पर जाके रुक जाएगा। पहली बात, रुकेगा क्यों? क्योंकि जैसे ही सर वो इस पॉइंट से, जहां से मारा गया है, जैसे ही वो इस पॉइंट से अंदर आएगा, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं? उस एटम से रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं? जैसे ही वो उस इन्फिनिटी पॉइंट से अंदर आया, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। और रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे वो अंदर आता जाएगा रिपल्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि दोनों की दूरियां कम होती जाएंगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो कहेगा ची करके रुक जाएगा। वो पॉइंट आपको बताना है कि वो किस पॉइंट पर जाके रुकेगा, क्योंकि वही पॉइंट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के नाम से जानी जाती है। मुझे वो CDA कैलकुलेट करनी, बताओ कैसे कैलकुलेट करें? सर हर बारी अलग CDA होगा ना? हाँ मतलब दैट डिपेंड्स कि वो CDA आपने अल्फा पार्टिकल को किस वेलोसिटी से मारा। भाई ये भी तुम समझो ना कि अल्फा पार्टिकल को ऐसे धीरे छुआ दोगे तो क्या कहेगा? ऐसे गए, रुक गए, थोड़ा सा आगे बढ़े, रिपल्शन की वजह से रुक गए। लेकिन अगर उसी अल्फा पार्टिकल को तेज मारोगे तो ऐसे करके अंदर घुस जाएगा। यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसकी अप्रोच और करीब आ जाएगी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच छोटी हो जाएगी। बताओ समझे कि नहीं? जितनी तेज उसको मारोगे वो उतना क्लोज जाके रुकेगा, और जितना क्लोज जाके रुकेगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच उतनी ही कम देखने को मिलेगी। इसमें कोई वेलोसिटी और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। हाँ मतलब थ्योरेटिकली जो समझ में आ रहा है कि इफ यू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच डिक्रीजेस, सो द रिलेशन इज इनवर्स। बट इनवर्स रिलेशन का मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि वेलोसिटी को दुगना करने से क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आधी हो रही है। यस सर। ठीक, अच्छा अगर वो इनवर्स रिलेशन v स्क्वायर का होता तो वेलोसिटी को दुगना करने से क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच 4 गुनी हो रही। बात है तो इनवर्स ये भी नहीं समझे बात। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V0 और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V क्यूब। इन तीनों केसेस में वेलोसिटी बढ़ेगी, रेडियस घटेगा, अप्रोच घटेगी, वेलोसिटी घटेगी, अप्रोच बढ़ेगी। तो इनवर्स रिलेशन तो तीनों केसेस में है। इसलिए थ्योरेटिकली तो आप ये ठीक कह रही हैं कि भाई सर वेलोसिटी बढ़ाने से क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच घटनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा हूं। लेकिन एग्जैक्टली फर्क क्या पड़ेगा कि वेलोसिटी दुगनी करेंगे तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आधी हो जाएगी, चौथाई हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। दैट डिपेंड्स ऑन द डेरिवेशन कि वो रे R0 की जो वैल्यू है वो V0 के साथ किस रिलेशन से लिंक हुई, ये सोचो। अच्छा 2 बातें मैं पूछूंगा, तुम सोच के सब लोग जवाब देना। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम ऑन विच दिस अल्फा पार्टिकल इज बम्बार्डेड। ट्रू और फॉल्स? Closest distance approach is directly proportional to the atomic number of this atom. True or false? True. क्यों? क्योंकि सर एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इस अल्फा पार्टिकल को रिपेल किया जाएगा। क्लियर? समझ रहे हो? ठीक है।
क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज आदमी है, इस आदमी का जेड, जेड मतलब प्रोटॉन्स, जितना ज्यादा प्रोटॉन बढ़ता जाए उतना ज्यादा इस अल्फा पार्टिकल का रिपल्शन उसके साथ बढ़ता जाएगा। यानी जेड के बढ़ने से अल्फा पार्टिकल ज्यादा रिपेल होंगे, और अगर ज्यादा रिपेल होंगे तो उनकी जो अप्रोच है वो कम हो जाएगी, उतनी अप्रोच नहीं कर पाएंगे जितनी अप्रोच वो करना चाहते थे। तो इसका मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बड़ी निकल के आएगी। यानी ये तो क्लियर है सर, सीडीए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, एंड जैसा कोमल ने बोला सीडीए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट। बताओ यहां तक ठीक है कि नहीं? लेकिन Yes, ऐसा sir. लग रहा है जैसे थ्योरेटिकली कि सर इन दो बातों से तो ऐसा लगता है कि सीडीए इज डायरेक्टली लिंक विद जेड बाई वी नॉट। सर बस बात खत्म करिए, हो गई बात खत्म, ये हो गई ना। ये सिर्फ सोच है सर मेरी कि जेड बढ़ेगा सीडीए बढ़ेगा, वी नॉट बढ़ेगा सीडीए घटेगा। लेकिन सर ऐसा भी हो सकता है ना कि ये जेड स्क्वायर हो, ये वी नॉट का क्यूब हो। आप बताइए, अगर जेड का स्क्वायर होता तो क्या जेड के बढ़ाने से सीडीए नहीं बढ़ता? तो आप रफली सिर्फ इतना कह पा रहे हैं सर, मुझे जितना समझ में आ रहा है, जेड बढ़ेगा सीडीए बढ़ेगा, वी नॉट बढ़ेगा सीडीए घटेगा। लेकिन सर वो जो रिश्ता है इनका आपस में, वो स्क्वायर के साथ है, क्यूब के साथ है। सर ये तो डिराइव करके पता चलेगा। जेड आपका ऊपर आएगा, वी नॉट आपका नीचे आएगा, लेकिन वो अकेला जेड होगा या जेड का स्क्वायर होगा या जेड का क्यूब होगा, वी नॉट अकेला होगा या वी नॉट का क्यूब होगा या अंडर, ये तो सर आपको डिराइव करके पता करना पड़ेगा। इसलिए ये इंफॉर्मेशन तो लॉजिकल लगती है, लेकिन एग्जैक्टली जेड और वी नॉट के साथ सीडीए का रिश्ता वो मैथमेटिकली ही कैलकुलेट किया जा सकता है, इस तरह से थ्योरेटिकली सोच के नहीं। हाँ इतना जरूर है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि अल्फा पार्टिकल को एक एटम पर मारा जा रहा है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, तब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच अगर 5 निकल के आती है, तो बताइए जब किसी ऐसे एटम पर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया जाए जिसका एटॉमिक नंबर 2z है, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच 5 से कम आएगी या ज्यादा आएगी? तो मैं ये साफ बोलूंगा कि अब वो 5 से ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि z की जगह 2z करने से क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? लेकिन कितनी हो जाएगी ये तभी पता चलेगा जब आप मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। अब मुझे तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि ये डिराइव कैसे करेंगे, हम एक्चुअली आर नॉट की वैल्यू मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे। और इसी के कैलकुलेशन के लिए मैंने चार्ज की प्रॉपर्टीज तुम्हें लिखवाई हैं, ताकि बोर मॉडल में भी तकलीफ ना हो और यहां पर भी तकलीफ ना हो। ये काम किया जा सकता है और ये काम एनर्जी कंजर्वेशन से किया जा सकता है। जो भी अल्फा पार्टिकल आपने लिया है, वो अल्फा पार्टिकल यहां से जब चलना शुरू करेगा तो यहां पर उसके पास टोटल अपनी एक एनर्जी होगी, टोटल, ठीक। और जब वो कहीं जाके रुक जाएगा तो वहां पर भी उसके पास अपनी एक कोई फिक्स एनर्जी होगी। और क्योंकि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, तो उस अल्फा पार्टिकल की ए पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट पॉइंट बी। बताओ, दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन। इतना सा काम करना है। अब आप जरा सोच के बताइए कि अल्फा पार्टिकल की ए पॉइंट पर कौन सी एनर्जी है। सर अल्फा पार्टिकल के लिए आपने बताया है कि उसकी वेलोसिटी वी नॉट है, तो इसका मतलब उस अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी तो पक्का हो गई, हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात क्या बोल रहे हैं आप? सर अल्फा पार्टिकल चार्ज बॉडी होती और उस चार्ज बॉडी के सामने एक और चार्ज बॉडी रखी है, न्यूक्लियस। जब दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे के अगल बगल रखी हो तो सर ऐसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। याद है चार्ज की चौथी प्रॉपर्टी? इसका मतलब यह हुआ इस अल्फा पार्टिकल के पास सर मुझे लगता है दो तरह की एनर्जीज हैं, एक काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी एंड दूसरी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहां तक क्लियर है? एनर्जी निकाल लेते, खत्म हो गया। चलिए सर, सो पॉइंट ए पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एट पॉइंट ए की बात करता हूं। एट पॉइंट ए जरा जल्दी से बता दो, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m अल्फा वी नॉट स्क्वायर। क्लियर? दिस इज माई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था k q1 q2। q1 कितना है? अल्फा पार्टिकल का He2 प्लस कितना हुआ Q1? 2e। अगर इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इसका चार्ज कितना हुआ? 2e के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर इनटू Q2 की वैल्यू कितनी हुई? Z प्रोटॉन्स हैं तो वो Ze के बराबर होगा, अपॉन डिस्टेंस कितनी है इन दोनों चार्ज बॉडीज की आपस में? कितनी दूरी से मारा था? फिर सर नीचे इन्फिनिटी रख दीजिएगा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। कितनी हुई?
यानी कि सर जिस पोजीशन या जिस पॉइंट से आपने इस अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया इस एटम के ऊपर, वो पॉइंट मेरा एक ऐसा पॉइंट है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, यानी नाउ यू हैव टू चार्ज बॉडीज Q1 एंड Q2 जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट है। अरे तो सर बात ही खत्म हो गई, ना अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, ना रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, काई की पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे में K Q1 Q2 बाय R लगाओगे तो R की वैल्यू इंफिनिटी रखते ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? 0। यानी एट पॉइंट A देयर इज ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, दैट इज हाफ m अल्फा v नॉट स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब वो B आगे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा अंदर आएगा, बताओ, जैसे ही वो थोड़ा सा अंदर आएगा क्या उसके पास वेलोसिटी है? अभी वेलोसिटी है उसके पास, अल्फा पार्टिकल के पास, जैसे ही वो अंदर आएगा? अरे होगी ना यार, वेलोसिटी खत्म थोड़ी ना हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी रिपल्शन की वजह से, लेकिन वेलोसिटी तो होगी। यानी जैसे ही वो अंदर आएगा क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन क्योंकि वो अंदर आ चुका है तो क्या अब दो चार्ज बॉडीज की डिस्टेंस इनफाइनाइट है? नहीं, तो इसका मतलब सर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। यानी जिस पॉइंट से आपने चलना शुरू किया उस पॉइंट पर आपके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप अंदर घुसे आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब जरा मजे की बात देखिए क्या होगा, जैसे जैसे मैं अंदर जाता जाऊंगा मेरी वेलोसिटी कम होती जाएगी कि नहीं? और वो वेलोसिटी की कम होने से मेरी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी कि नहीं? और वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी कि नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रही है। अगर डिस्टेंस कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब ये हुआ सर, मैं बात समझ गया आपकी, वो आपकी सारी काइनेटिक एनर्जी जो वहां थी वो रुकने के बाद सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बताओ समझे एनर्जी कंजर्वेशन का फंडा? यानी बिल्कुल वैसे ही समझ में आ रहा है सर, इसमें कोई खास बात नहीं लगती। अब मैं आता हूं पॉइंट बी पर, अब उससे भी और चीज क्लियर हो जाएगी। एट पॉइंट बी क्या होगा? बी पॉइंट पर, एट पॉइंट बी, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद, जिसको आप क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोल रहे हैं, इस पॉइंट पर अगर ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, इसका मतलब आप यहां पर रुकेंगे, और अगर आप यहां पर रुकेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। यानी इस पॉइंट पर मेरी काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, लेकिन इस पॉइंट पर इस अल्फा पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो K Q1 दैट इज 2E, Q2 दैट इज ZE अपॉन R नॉट से निकाली जाएगी। बताओ समझे? Yes, sir. So this is the potential energy of an alpha particle at point B, that is closest system approach वाला point, and this is the total energy of alpha particle जो कि point A पर है। और अगर मैं energy conservation की बात करता हूं तो energy conservation ये कहता है, energy conservation ये कहता है क्या कि total energy at point A is equal to total energy at point B. The total energy is half m alpha v naught square, and the kinetic the total energy at point B is K 2E into ZE upon R naught। क्या इससे R naught नहीं निकल सकता? R naught is equal to 4K ZE square upon m alpha v naught square. This is the closest distance of approach. एक बार अपने आप कैलकुलेट करके देखो। अब दिख रहा है कि दिस क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. आना भी चाहिए था, लेकिन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V नॉट, है कि नहीं? है। लेकिन सर V नॉट की स्क्वायर के साथ है सर, ये तो मैथमेटिक्स से ही पता चल सकता था। हमें ये तो समझ में आता है कि V नॉट के साथ आपका रिश्ता उल्टा है, लेकिन सर वो स्क्वायर के साथ उल्टा है कि क्यू के साथ उल्टा है, वो तो मैथ्स बताएगी। और फाइनली मैथ्स ये डिसाइड कर चुकी है कि जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होती है, जिसको आप CDA कहते हैं, इट इज डायरेक्टली लिंक विद Z बाय V नॉट स्क्वायर। सो इट इज नॉट ओनली V नॉट, इट शुड बी V नॉट स्क्वायर। यानी जब आप अल्फा पार्टिकल को किसी भी एक ऐसे एटम जिसका एटॉमिक नंबर Z है उसके ऊपर V नॉट वेलोसिटी से बम्बार्ड करते हैं, तो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होती है वो 4K ZE स्क्वायर अपॉन m अल्फा V नॉट स्क्वायर से निकाली जाती है। अगर आप मुझे वैल्यूज पुट करके दे दे, वैल्यूज दे दे, तो मैं R नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं। कुछ समझ पाए? इसमें किसी को पता नहीं, तुम में से किसी ने पूछा नहीं, जबकि मुझे पता है जब भी मैं कराता हूं तो एक कोई ना कोई एक बच्चा एक सवाल जरूर पूछता है, सर ये Q1 Q2 कैसे निकाले आपने? तुम्हें Q1 Q2 समझ में आ गए? अल्फा पार्टिकल के ऊपर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर E बोल रहा हूं तो दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2E हो जाएगा, यानी अल्फा का चार्ज 2E हो गया। अच्छा, अब आते हैं एटम पर। एटम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर? Z। तो अगर एक प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, पता है सबको, यानी प्रोटॉन का चार्ज भी E होता है,
तो Z प्रोटॉन्स अगर आपके पास है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, इसका मतलब यू हैव Z प्रोटॉन्स, तो Z प्रोटॉन्स का चार्ज कितना होगा? Ze, यानी Q2 is Ze and Q1 is 2e, so this is 2e into Ze, that is Q1 Q2, यानी Q1 हो गया 2e और Q2 हो गया आपका Ze, so ultimately K Q1 Q2 by R जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेगा, और टोटल एनर्जी को इक्वेट करके एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाकर आप आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको ध्यान भी रख सकते हैं 4kZe² अपॉन m अल्फा V नॉट स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है, V नॉट बढ़ाने से CDA की वैल्यू घटेगी और V नॉट घटाने से CDA की वैल्यू बढ़ेगी, Z को बढ़ाने से CDA की वैल्यू बढ़ेगी और Z को घटाने से CDA की वैल्यू घटेगी। क्लियर है? यस सर। तन्मय समझ में आया बेटा? यस सर। अर्शदीप क्लियर है? यस सर। कोमल ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसी पे जैसे एक आध छोटा सा ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, बहुत आसान सा सवाल, लेकिन ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको ये आइडिया लग गया है कि एक्चुअली, वरना वो बच्चा गलत कराएगा, वो तो सोचता क्या कि ZY V नॉट होता है। अब आपको एग्जैक्टली पता है कि रिलेशन कैसे निकला है, अब आप इसके सवाल इसके ऊपर बना सकते हैं। तो अब मान लीजिए कोई सवाल इस तरह का बना के दे दिया जाए, अब हम कर लेंगे। और मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, मतलब सवाल को बहुत लेंथी करके नहीं लिख रहा हूं, ऐसे करके लिख लेता हूं। अल्फा पार्टिकल V नॉट वेलोसिटी से एक एटम पर मारा गया जिसका एटॉमिक नंबर Z है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो है वो मेरी R निकल के आ रही है। अगर मैं इसी अल्फा पार्टिकल को V नॉट वेलोसिटी से 2Z पर मारता तो CDA कितनी आती? कर लोगे सब लोग? बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। CDA इस बार बढ़ने वाली है क्योंकि आपने वेलोसिटी वही रखी है लेकिन Z को दुगना कर दिया। Z को दुगना करेंगे तो सर रिपल्शन डबल हो जाएगा, रिपल्शन डबल करने से वो डबल दूरी पर रुकेगा, यानी इस बार CDA की वैल्यू पुराने वाले CDA से डबल हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि आप इस बात को याद कर चुके हैं कि जो हमारा CDA होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो अभी हमारा CDA निकल के आ रहा था, हमारा CDA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाय V नॉट। अब वेलोसिटी तो सेम ही है, तो इसका मतलब ये हुआ सर V तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो अल्टीमेटली CDA इज लिंक विद Z। अगर Z को डबल कर देंगे तो हमारा R भी डबल हो जाएगा, तो यानी नया वाला जो CDA आएगा वो नया CDA वो पुराने वाले CDA से डबल हो जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। तो आंसर विल बी 2R, ये आंसर 2R आ जाएगा। तो ये तो वो सवाल हो गया जिसमें आपने वेलोसिटी को कांस्टेंट रख के Z को चेंज किया। एक और सवाल बना सकते हैं जिसमें Z को कांस्टेंट रख के वेलोसिटी को दुगना तिगुना आधा चौथाई कर सकते हैं। क्लियर है? कर लोगे? अच्छा, एक और सवाल कर सकते हैं जिसमें दोनों चेंज कर देते। चलिए वो वाला सवाल लिख लेते हैं, वो वाला जल्दी इसका, और ये बड़ा अच्छा सवाल होंगे, जो बच्चे नहीं जानते वो बिल्कुल सही नहीं कर सकते। अल्फा पार्टिकल लेते हैं V नॉट वेलोसिटी से Z/2 पर बम्बार्ड करते हैं, R हमारा CDA निकल के आता है। अगर मैं इसी अल्फा पार्टिकल को 2V नॉट से बम्बार्ड करूं 2Z के ऊपर, तो नया CDA क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ R? सर ये Z ऐसे ही बनाया जाएगा? ऐसे मतलब सर वो बीच में से वो जो आपने नहीं, तुम अपने हिसाब से बनाओ, हमारी आदत है हम ऐसे बना लेते हैं। अबे यार अजीब सवाल पूछ रहे हो। अच्छा सोचो, अगर हम ये कहें नहीं ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही एकदम ऐसे ही बनाया जाएगा, तो आप क्या करोगे? बना लेंगे, ऐसे ही बनाएंगे हम सब, क्या करें और क्या। सही बात। अबे तो उसका कोई लेना देना है, तो Z इज एटॉमिक नंबर, आप जैसे बनाइए। मैं कभी कभी अपने वाले Z से जो मैं बनाता था पहले ना, उसको 2 के साथ कंफ्यूज हो जाता था। 2 और Z मेरे एक जैसे बन जाते थे, तो कई बार मेरे कैलकुलेशन गलत हो जाते थे, कभी कुछ हो जाता था। तो मैंने एक आदत बना ली, Z का पेट फाड़ देता हूं मैं, समझो, तो ताकि वो Z और 2 में जो है ना अंतर दिखाई दे। बाकी तुम अगर Z और 2 को अपने हिसाब से सही लिखते हो तो लिखो, कोई कलाकारी नहीं है इसमें। ओके सर।
ये तो आसान सवाल है एकदम। इस बार यहां से निकल आएगा आंसर, समझ रहे हो कि नहीं? पूरी बातें इस बार पूरी बात लगानी पड़ेगी। पूरी बात क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि सर आप जेड भी चेंज कर रहे हैं और वेलोसिटी भी चेंज कर रहे हैं, तो इस बार आपको पूरा प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है यार आसान सवाल है, आप यहीं पर कहीं कोने में लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं CDA1 डिवाइडेड बाय CDA2, जरा सब लोग अपने आप समझना, इज इक्वल टू Z1 इंटू V2 स्क्वायर अपॉन Z2 इंटू V1 स्क्वायर। बताओ समझ पाए कि नहीं? क्योंकि सीडीए जो होता है वो जेड बाई वी स्क्वायर होता है। तो अगर मैं पहले वाले केस की बात करता हूं तो पहले वाले केस में जो CDA1 आएगा वो Z1 बाय V1 स्क्वायर से आएगा, और जो CDA2 आएगा वो Z2 बाई V2 स्क्वायर से आएगा। और जब दोनों का रेशियो लोगे तो V2 ऊपर चला जाएगा, V1 नीचे रह जाएगा। सारी वैल्यूज दे रखी है, पुट कर लेते हैं। CDA1 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? R के बराबर। सो दिस इज R अपॉन CDA2 इज इक्वल टू व्हाट इज Z1? Z1 की वैल्यू है हमारी Z बाई 2, यानी ये हो गया हमारा Z बाय 2। वेलोसिटी कितनी है शुरू वाली? V0, नहीं दूसरी वाली वेलोसिटी 2V0। 2V0 का मतलब 4V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दूसरा वाला Z कितना है? दूसरा वाला Z है हमारा 2Z, सो दिस इज 2Z। वेलोसिटी कितनी है नई वाली? पहले वाली V0, तो दिस इज V0 का स्क्वायर। बताओ ये कितना आ रहा है ये? अरे यार ये तो सब कैंसिल हो गया, ये तो 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ CDA2 की वैल्यू भी R के ही बराबर आ रही है। कर पा रहे हो? एक बार चेक करो। ये तो आसान है, कर सकते हो तुम लोग। ये आगरा में बच्चों समझ में आ गया सब लोगों को? यस सर। है ना? तो अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी बना सकता है, कुछ इस तरह की बात भी कर सकता है। वैसे अब क्योंकि तुम पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा सा और अकल लगा सकते हैं। तुमसे ही पूछ रहा हूं, तुम अपने आप ही सोचना, कभी दोबारा डिस्कशन करेंगे तो बात करेंगे। हर बार जरूरी नहीं है कि अल्फा पार्टिकल की ही बम्बार्डिंग करो। न्यूमेरिकल बनाते वक्त तो ये सवाल भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ सवाल लिख रहा हूं, तुम अपने आप अकल लगाना जरा, ठीक सोच के जवाब देना। मैं करूंगा नहीं उसको, सिर्फ तुम सोच के जवाब देना। और वो मेरे ख्याल से एडवांस लेवल का एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। उसमें तुम्हें थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी। और सवाल क्या है? बहुत सीधा सा एक सवाल बनाते हैं कि मान लीजिए सवाल है अल्फा पार्टिकल, आपको चेंज कर देते हैं, Z पर मारा गया V0 वेलोसिटी से, CDA आ गई R। अब प्रोटॉन को मारा गया, अल्फा की जगह प्रोटॉन ले रहे हैं, प्रोटॉन को मारा गया 2Z के ऊपर V0 2V0 के साथ। अब बताइए CDA क्या है? कितने बच्चे इसको करने का सिर्फ तरीका बता सकते हैं मुझे? देखो बड़बड़ाना मत, एकदम इत्मीनान से सोचना एकदम। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग जब एक ऐसे एटम पर की गई जिसका एटॉमिक नंबर Z है विद V0 वेलोसिटी, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच वाज R। बात खत्म। अब अगर मैं अपने अल्फा पार्टिकल की जगह प्रोटॉन को मारता एक ऐसे एटम पर जिसका एटॉमिक नंबर 2Z है और प्रोटॉन की वेलोसिटी 2V0 है, आप बताइए उसकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इन टर्म्स ऑफ R कैसे निकाली? अल्फा पार्टिकल को प्रोटॉन के टर्म्स में लिखो, वो 2 आ जाएगा। थोड़ा सा अकल लगानी पड़ेगी यार, इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया। मतलब इससे पहले वाले जितने भी सवाल थे उन सब में तुमने जो है गड़बड़ की थी। किसके साथ? सर वेलोसिटी दुगनी कर दी, आधी कर दी, ये कर दी, वो कर दी। आप और किसके साथ? सर एटॉमिक नंबर बढ़ा दिया, घटा दिया। लेकिन सर मैंने अल्फा पार्टिकल को चेंज नहीं किया था। हर केस में मैंने जो खींच के मारा था वो किसको मारा था? अल्फा पार्टिकल। इसलिए मेरे लिए जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है अल्फा पार्टिकल वाला, वो मुझे मेरे लिए वो फिक्स है सर। आर जो होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, वो होती है 4K ZE स्क्वायर अपॉन MV स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला सर यही लगेगा हमेशा के लिए, इसमें कोई गड़बड़ ही नहीं। तो अगर आप यही सवाल यही वाला फॉर्मूला प्रोटॉन के लिए निकालना चाहें तो प्रोटॉन के लिए फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। आप समझिए जरा बात, अकल लगानी पड़ेगी।
यानी मेरे कहने का मतलब है, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं अभी, तुम्हें अगर तुम सोच पाते हो तो समझना, इन केस ऑफ अल्फा पार्टिकल, जैसे सपोज को आर अल्फा लिख देता हूं, तो इन केस ऑफ अल्फा पार्टिकल इट इज 4k ZD² अपॉन m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। बताओ ये ठीक है? अल्फा के लिए ये डेफिनेशन ठीक है ये? तो कुछ बच्चे ही कहते हैं सर प्रोटॉन के लिए भी यही हो जाएगा ना, मतलब क्या मतलब हुआ? प्रोटॉन के लिए हो जाएगा 4k ZD² अपॉन MPVP²। प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन का मास रख देंगे और प्रोटॉन की वेलोसिटी रख देंगे, ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि Z भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, तो सर बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट ही है। तो प्रोटॉन के लिए जो फॉर्मूला बनना चाहिए दैट इज Rp, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं, दैट इज Rp, दैट मींस क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ अ प्रोटॉन ऑन एन एटम हुज एटॉमिक नंबर इज Z, दैट इज इट शुड बी जनरली 4k ZD² अपॉन MPVP²। बताओ मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. लेकिन यार एक गड़बड़ है, ये वाला जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया है ना, एक बार जरा उस डेरिवेशन पे जाके देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कहीं गड़बड़ है। ये आरपी जो आपने निकाला है, मुझे इस फॉर्मूले में ही पूरा गड़बड़ लग रहा। क्यों? अब जरा अब डेरिवेशन पे चलते हैं। ये आपका एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z, इसके ऊपर आपने खींच के मारा प्रोटॉन। अब जरा सोच के देखते हैं, दिस इज MPVP एंड दिस इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, मान लीजिए मुझे निकालनी है, इसको ऐसे ले लेते हैं RP, क्लोजेस्ट ऑफ अप्रोच निकालते हैं RP। अब बताओ जरा फॉर्मूला क्या क्या था, प्रोसेस फंडा क्या था इस पूरे CDA को निकालने का? फंडा ये था सर, उस प्रोटॉन की यहां पर टोटल एनर्जी निकालिए और उस प्रोटॉन की यहां पर टोटल एनर्जी निकालिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन। तो बताइए पहले पॉइंट पर प्रोटॉन की टोटल एनर्जी कौन डिसाइड करेगा, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? कितनी होगी? हाफ MPVP²। क्लियर? Yes, sir. आगे जाके रुक जाएगा, जब रुक जाएगा तो अब कौन सी एनर्जी है उसके पास? टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। चलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ये हो जाएगा K Q1 Q2। बस यहां आ रहा है झंझट। Q1 इज व्हाट? Q1 इज द चार्ज ऑफ चार्ज बॉडी जो बम्बार्डिंग में लगी है। किसको बम्बार्ड कर रहे हो? अल्फा पार्टिकल को या प्रोटॉन को? प्रोटॉन को। और प्रोटॉन पर 2e का नहीं, E का चार्ज होता है, बस यहां फर्क पड़ा। बताओ समझे कि नहीं? यस सर। इस चार्ज बॉडी जिसका चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, अल्फा वाज अ चार्ज बॉडी हैविंग 2 पॉजिटिव चार्जेस, दैट्स व्हाई द चार्ज वाज 2e, बट इट्स ये तो सिर्फ प्रोटॉन है तो इसका चार्ज सिर्फ E से डिफाइन होगा, यानी K Q1 Q2 में कोई दिक्कत नहीं है सर, Z प्रोटॉन है तो चार्ज Ze का ही होगा अपॉन Rp। क्लियर है ये? इससे आरपी का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है जरा समझना, इससे जो आरपी निकल के आ रही है वो आ रही है 2k ZD² अपॉन MPVP²। दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ अ प्रोटॉन bombarded with velocity VP on an atom whose atomic number is Z। बताओ समझे? यानी बच्चे जो थोड़े से कम समझदार हैं या जो समझ लो जो इस गहराई तक नहीं सोच के गए थे, वो एक चीज याद करके चले जाते हैं कि CDA का फॉर्मूला 4k ZD² अपॉन M अल्फा V0² होता। अगर आप अल्फा की जगह प्रोटॉन मारेंगे तो M अल्फा की जगह MP रख देंगे, बस इतना ही तो फर्क है भाई। प्रोटॉन की जगह अल्फा की जगह प्रोटॉन का मास। वो ये भूल जाते हैं कि इस पूरे फॉर्मूले में कहीं ना कहीं Z का भी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, और अब Z का इन्वॉल्वमेंट अगर चेंज हुआ तो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। अल्फा के लिए ये 4k ZD² अपॉन M अल्फा V अल्फा² हो सकता है, बट प्रोटॉन के लिए ये 4k ZD² नहीं, ये 2k ZD² बाई MPVP² होता। यानी इस फॉर्मूले में ये चेंज आना चाहिए एंड इट शुड बी नाउ। सब लोग समझ भी रहे ना बात को? यानी ये चेंज आने के बाद जो आपका फॉर्मूला बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए। नाउ फॉर अल्फा पार्टिकल द CDA इज दिस एंड फॉर प्रोटॉन्स द CDA विल बी दिस। अब आप बताइए आपको क्या चेंजेस करने हैं? जो आप चेंज कहेंगे वो चेंज करते रहेंगे और चेंज करके आंसर निकालते रहेंगे। अब बताओ जरा इस सवाल को कैसे करेंगे? अगर आप अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। इस फॉर्मूले में बताइए जरा क्या क्या दे रखा है? 4z इंटू E²। चलिए ऊपर सब कॉमन है, नीचे आ जाते हैं, अपॉन M अल्फा। M अल्फा को M अल्फा रहने देते हैं, इंटू V अल्फा। V अल्फा कितना दे रखा है? V0²। क्लियर है ये? अच्छा अब नीचे आते हैं, नीचे भी यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। बताओ जरा 2k, Z कितना दे रखा है जिस पर बम्बार्डिंग कर रहे हैं आप? 2z इंटू E² होगा ही होगा, अपॉन नीचे आते हैं MP को MP रहने देते हैं। वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 2v0, यानी 2v0 का स्क्वायर। दिस इज माई CDA अल्फा के लिए जिसको आप R बोल रहे हैं, और आपसे पूछा जा रहा है ये वैल्यू किसके बराबर होगी। सब लोगों को अपना सवाल समझ में आ गया? ये
यस सर। अब आपको देखनी है बस थोड़ी सी बात कि आर और आर का जो रिलेशन निकल के आएगा, यानी इस वाली आर और इस वाले सीडीए का जो रिलेशन निकल के आएगा, सिर्फ उसमें एक आदमी ऐसा होगा जो पसंद नहीं है आपको, एंड दैट इज एम अल्फा और एमपी। बस यहां गड़बड़ है, बाकी सब कैंसिल हो रहा है, आप देख लीजिए। चलिए पहले ऐसे ही करते हैं, एम अल्फा और एमपी के टर्म्स में ही आंसर निकाल के देखते हैं। बताओ क्या क्या कैंसिल होगा? के कैंसिल होगा, जेड कैंसिल होगा, के कैंसिल होगा, जेड कैंसिल होगा, ई स्क्वायर कैंसिल होगा, सब कैंसिल होगा, वी नॉट स्क्वायर कैंसिल होगा। आपको जल्दी से बताएगा, सॉल्व करके ये आएगा क्या? डिवाइड करके? ये सब तुम बता ही नहीं सकते कभी। ये वाला 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 में से 2 कट जाएगा, 4 में से 2 बचेगा, वो 2 ऊपर चला जाएगा। दैट मींस 8 एमपी अपॉन एम अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन न्यू सीडीए, प्रोटॉन वाली। बताओ ठीक कर रहा हूं? तुम लोग की यार वैसे एक बात बताऊं, हालांकि हमें सर और 20 है सर आपके लिए वो तो सब कट जाएगा ना 2 अच्छा ऊपर एक सेकंड, हाँ सही कह रहे हो यार, ऊपर एक 2 बचा हुआ है ना, तो 2 2 4 और ये वाला 4, ये तो कट जाएगा, ऊपर सिर्फ 4 बचेगा यार। सही कह रहे हो, ये 4 आएगा ना सिर्फ यहाँ पर। हाँ सही सही सही, यहाँ 4 बिल्कुल सही। तो अब जो सीडीए प्रोटॉन का निकालना है वो क्या आएगा? सीडीए प्रोटॉन वाला जो आएगा वो आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। सो दिस विल बी आर टाइम्स एम अल्फा अपॉन 4 एमपी। सही लिख रहा हूं ये? यस सर। अब एक चीज बस ध्यान रखते हैं, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के मास का क्या रिश्ता होता है? कोई बता सकता है? अल्फा में कितने प्रोटॉन होते हैं? अल्फा हीलियम प्लस प्लस इज अल्फा। तो इसका मतलब हुआ प्लस प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन न्यूक्लियस में तो उतना ही सब कुछ है। तो याद है हीलियम को 2He4 कहते हैं। इसका मतलब हुआ हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब टोटल कहा जाए तो एक तरह से 4 प्रोटॉन होते हैं। बताओ समझे? मास के हिसाब से अगर बात करूं तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास लगभग सेम होता है। तो इसका मतलब हुआ अगर हीलियम के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है तो एक तरह से उसका मास 4 प्रोटॉन्स के मास के बराबर होगा। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ मैं एम अल्फा और एमपी में एम अल्फा को 4 एमपी लिख सकता हूं और मुझे दोनों कैंसिल होते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है इस बार भी जो सीडीए निकल के आएगी, जब प्रोटॉन को इसके ऊपर मारोगे तो वो आर ही निकल के आएगी। सब लोग एक बार समझ गए? हाँ तन्मय तेरी आवाज आ रही बेटा, कुछ पूछना है? नहीं सर, कंफर्म कर रहा था। हाँ अरे वाह, कंफर्म कर रहे थे। तो गाना वाला सुना देते एक बार। लेकिन प्रोटॉन जो है सब लोग समझने की कोशिश करो। मतलब मैंने ये जो सवाल लिया ये बिल्कुल एक एडवांस लेवल का सीडीए से रिलेटेड बात कर रहा हूं। एडवांस लेवल का एक सवाल ले लेते हैं। मतलब एडवांस से पूछा नहीं गया, बट मुझे लग रहा है कि इसमें एक सोच है, छोटी सी सोच है। अब तुम कह सकते हो सर आप बेकार में इस बात को इतना हवा बना रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है सर, ये तो हम समझ रहे हैं इस बात को। बस वही अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो बस वही समझाना भी था। ऐसा कुछ ऐसा इरादा नहीं है कि मैं सवाल का हवा बना रहा हूं, बट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तुम इस बात का ध्यान रखना, जो जनरली बच्चे गलती करते हैं वो ये वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि रोजेस डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इज गिवन बाय 4kZe² बाय mv²। बात खत्म। वो ये ध्यान नहीं रखते कि ये वाला जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है ये तब आ रहा है जब आप किसी अल्फा पार्टिकल को किसी एक ऐसे एटम पर जिसका एटॉमिक नंबर Z है v वेलोसिटी से मारें, तब ये वाला फॉर्मूला बनता है। ठीक, तो अब इसके ऊपर क्या क्या सवाल बन सकते हैं सर? 2-3 तरह के सवाल बन सकते हैं। एक, सर अल्फा पार्टिकल को अल्फा रहने दीजिए, दोनों तरफ अल्फा मारेंगे ऐसे अल्फा, बस फर्क इतना होगा एक बार v वेलोसिटी से मारेंगे, एक बार 2v से मारेंगे, एक बार z पे मारेंगे, एक बार z/2 पे मारेंगे, एक बार इस पे मारेंगे, लेकिन मारेंगे अल्फा। तो वो सारे सवाल इस इक्वेशन से सॉल्व होंगे कि नहीं जो अभी तुमने किए थे? ठीक है, अगर सारे अल्फा हैं तो यही सारे सवाल इसी इक्वेशन सॉल्व होंगे जैसे अभी आप कर रहे थे। लेकिन अगर आपने एक सवाल अल्फा का और एक सवाल प्रोटॉन का बना दिया, या किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के बारे में जो उसने बोल दिया कि भाई एक नया पार्टिकल है जिसका पॉजिटिव चार्ज 3 है, तो आपको फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए। आप फटाक से काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करके एक फॉर्मूला निकालिएगा और तब अपने सवाल को अप्रोच करिएगा। यानी प्रोटॉन के लिए द फॉर्मूला इज 2kZe² बाय mv² एंड इन केस ऑफ अल्फा पार्टिकल द फॉर्मूला इज 4kZe² बाय mv²। यहां तक समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो बोलो। प्रोटॉन है वो यूडीएस की तरफ नहीं ओझा तेरी आवाज नहीं आई।
सर जो प्रोटॉन है वो जेड की तरफ भी तो जाएगा, एटम की तरफ। हाँ, तो रिपेल होगा ना। नहीं, जब प्रोटॉन लेंगे तब। हाँ, जब प्रोटॉन लोगे तो भी तो वो न्यूक्लियस से रिपेल ही होगा ना। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज। बस फर्क इतना है कि अल्फा के पास 2 पॉजिटिव चार्ज थे तो वो ज्यादा रिपेल होगा, अब प्रोटॉन के पास कम पॉजिटिव चार्ज है वो कम रिपेल होगा। रिपल्शन तो दोनों को होगा, तभी तो वो रुकेंगे। समझ गया ना बात? वो न्यूक्लियस के अंदर घुस नहीं जाएगा प्रोटॉन, वो रिपल्शन की वजह से कहीं ना कहीं जाके चूं ब्रेक लग गई, खत्म। वो जो ब्रेक लगी है दैट इज सीडीए, वो सीडीए कैलकुलेट करनी। यानी इन केस ऑफ अल्फा पार्टिकल द फॉर्मूला शुड बी 4kz²/mv² एंड फॉर प्रोटॉन्स इट विल बी 2kz²/mv²। बस वो डेरिवेशन जरूरी था, क्योंकि अब तुम सोचो जो बच्चा दोनों जगहों पर एक ही फॉर्मूला लगा के आंसर निकालने वाला है उसका कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी आंसर में। हो सकता है हमसे भी अभी हो ही गई हो कोई गलती, तुम एक बार चेक कर लेना भाई। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला चेंज करने से ही आंसर सही आएगा। यहां जिसने 4 लिख दिया उसका आंसर गलत आएगा पक्का। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि उस बच्चे को यह बात पता ही नहीं है कि प्रोटॉन जब मारा जाता है तो कौन सा फॉर्मूला है जो सीडीए प्रोवाइड करता है। जेड और वी तो मैं बदलता रहूंगा, लेकिन एक जनरल फॉर्मूला जो जेड और वी से लिंक है वो प्रोटॉन के केस में कौन है और अल्फा के केस में कौन है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। यस सर। आरुषा समझ में आया बेटा? यस सर। और पीछे जो महिलाएं बैठी हैं, यस सर। हाँ शाबाश। और आगरा सेंटर वाले बच्चे जो हैं उनको भी समझ में आ गया है? यस सर। नैतिक समझ में आया बेटा? यस सर। आदित्य क्लियर है? यस सर। हाँ बोलो बेटा। इलेक्ट्रॉन तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूले में। और क्या कह रहे हो बेटा? दैट एटम जो है जिसको बॉम्बार्डिंग की जा रही है, हाँ इलेक्ट्रॉन से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ फर्क पड़ेगा बेटा, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन्स का साइज इतना कम है कि हम उनको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई एक एटम है, उस एटम में जो न्यूक्लियस है वही उस आने वाले को रोक रहा है, बस इतना समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स तो ऑब्वियसली उस हीलियम को अट्रैक्ट ही करेगा, लेकिन फिर वही है कि सर न्यूक्लियस एक ऐसी चीज है जहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, तो अल्टीमेटली वो उसको रिपेल करके कहीं ना कहीं रोकेगा जरूर, और जहां वो रोकेगा उसे ही सीडीए का नाम दे दिया जाएगा। बात समझ लो ना? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ मास उनकी तो वैसे भी कोई बात नहीं की जाती, और वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पे लोकेटेड नहीं है, इसलिए हम उनके चक्कर में पड़ेंगे। समझ गए ना? अच्छा, अब इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यानी जो अभी हमने किया है, मेन पार्ट जो डिस्कस किया है वो ये कि चार्ज की इन 5 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया है। इन 5 प्रॉपर्टीज का एक एप्लीकेशन तुम्हारे सामने निकल के आया, दैट इज सीडीए। तो हमें सीडीए का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, यही सवाल अगर ये पूछा जाता है कि अगर मैं एक न्यूट्रॉन को खींच के मारूंगा, अब बताइए कितना सीडीए निकल के आएगा, अब आप क्या जवाब देंगे? सर अब तो आपका सवाल ही गलत हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है सर, उसको रिपल्शन फील ही नहीं होगा। बताओ समझे कि नहीं? तो इसलिए ये सीडीए के सवाल कौन बनाएगा? सर एक तो एटम लेके आइए जिसका एटॉमिक नंबर Z हो, पहली बात, वो तो होगा ही कुछ ना कुछ उसका एटॉमिक नंबर, लेकिन जो आदमी आप मारे उसके ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज लीजिएगा सर, तब तो मजा आएगा। आप न्यूट्रल आदमी को उसके सर पे मारेंगे, फर्क ही नहीं समझ में आएगा। क्लियर है ना? तो इसका लो, यू आर आइदर दैट चार्ज दैट बम्बार्डेड पार्टिकल विल बी अल्फा पार्टिकल और अ प्रोटॉन। तो जो भी सवाल कभी भी बन सकता है वो प्रोटॉन और अल्फा के लिए बन सकता है। अल्फा के लिए 4kz²/mv² और प्रोटॉन के लिए 2kz²/mv²। बस इतना ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो, दैट सीडीए इज लिंक विद Z/v²। ये तो क्लियर है, चाहे अल्फा हो चाहे प्रोटॉन। समझ पाए? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पोर्शन पर आते हैं। इस चैप्टर का जो सेकंड पोर्शन आता है वो क्या है? सेकंड पोर्शन के लिए बोलते हैं कि हम थोड़ा सा भी ऐसे बोल रहे हैं, फिर थोड़ा सा और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तुम्हें और बातें समझ में आएंगी। अभी बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बहुत सीधी बात कर रहे हैं कि ये जो रेडिएशंस हमारी आंखों पे पड़ रही हैं, ये सामने से जो मेरे सर पे ट्यूबलाइट लगी हुई है, तुम्हारे कमरे में भी रोशनी हो रही है, तुम्हारे पास लाइट आ रही है, या सूरज से जो लाइट आ रही है, अब कहीं से भी जो लाइट आ रही है, इंफ्रारेड रेडिएशंस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अब या फिर एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये जितने रेडिएशंस हैं आज के लिए, अभी के लिए ये माना जा रहा है कि दे आर वेव्स। मैंने कहा सर इनके नाम में ही वेव लगा है, एक्स रे, गामा रे,
माइक्रोवेव, रेडियो वेव, तो ये तो ऑब्वियस है सर, ये जितने रेडिएशंस की आप बात कर रहे हैं, लाल रंग की, सफेद रंग की, पीले रंग की, काले रंग की, नीले रंग की, ये सारी जो रेडिएशंस है दे आर वेव्स इन नेचर। यानी रेडिएशंस को आज की क्लास में, अगली क्लास में कुछ और बोलेंगे, बट आज की क्लास में रेडिएशंस को एक वेव नेचर दिया गया। बताओ यहां तक समझ में आई बात? Radiations are wave and those waves are electromagnetic radiations। यानी ये जो हम जिन रेडिएशंस की हम बात कर रहे हैं, सूरज से आने वाले, भाई रेडिएशन तो और भी अलग तरह के हो सकते हैं, बट हम जिन रेडिएशंस की बात कर रहे हैं वो रेडिएशंस है सूरज से आने वाली रोशनी, या कोई बल्ब से निकल के आने वाली रोशनी, या किसी हॉट ग्लोइंग बॉडी से निकल के आने वाले जो रेडिएशंस हैं, ये जितने भी रेडिएशंस हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब यहां से एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और ये वेव है, तो इनके अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो वेव फॉलो करती, और वेव वही पुरानी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करती है जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। वेव का वेव लेंथ होता है, वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, वेव की अपनी एक वेलोसिटी होती है, वेव का अपना एक वेव नंबर होता है। वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो वेव अटेन करती है, वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की भी होनी चाहिए। अब मैं यहां पर एक लाइन जो मैं लिख के लाया हूं वो तुम्हें दिखा रहा हूं, और एक डायग्राम जो बना के लाया हूं वो बना रहा हूं ताकि उसको कॉपी में मेंशन कर सको। ये जितना हमारे मतलब का है सिर्फ उतना ही तुम्हें बताया जा रहा है, और वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में सिर्फ एक लाइन ये बोली जाती है, अगर दिख गई तो। कहां दिखेगी भाई? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में एक छोटी सी बात ये बोली गई है कि दे आर वेव्स। किस तरह के वेव्स की बात कर रहे हैं ये? द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पूरा एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, हम उस डिटेल में जाना भी नहीं चाहते, जब वो पढ़ाएंगे तभी समझेंगे। हम सिर्फ इतना बोलना चाह रहे हैं कि जो भी हमारी आंखों पे रेडिएशंस आ रहे हैं, चाहे वो सफेद रंग के, चाहे काले रंग के, चाहे पीले रंग के, चाहे हरे रंग के, जिस रंग के भी हैं, या सूरज से जो रोशनी निकल के आती है, या रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये जितनी कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ये जितनी भी रेज हैं, जितने भी रेडिएशंस हैं, दे बिलोंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब एक ऐसी वेव जिसमें दो तरह के वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यानी ये डेफिनेशन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अगर ऑसिलेटिंग है तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड बोथ द वेक्टर्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और वो इस डायग्राम से भी तुम्हें साफ दिखाई देने वाला, ये देखिए इससे कुछ दिख रहा है? नहीं तो मैं नो सर। है? एक सेकंड रुकना जरा, अगर कुछ हो सकता है तो। यार यहां से कलर तो चेंज नहीं हो सकता है? सर ब्राइटनेस कम करके देखिए। नहीं, एक काम करता हूँ ना, मैं ऐसे हाथ से बना लेता हूँ। मैं बार बार भूल जाता हूँ, व्हाइट कलर बोर्ड पर ज्यादा चमकता है तो वो मैं ध्यान ही नहीं रखता हूँ, भूल जाता हूँ इसको। तो बहरहाल मैं इसी के पैरेलली, इसी के बगल में ही तुम्हें डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। अभी हमारी जो बात हुई है तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ पर हल्का हल्का सा दिख रहा होगा, इसी को सही करके बनाता हूँ मैं जो बना हुआ है। यहाँ इधर कुछ नहीं लिखा, इधर कुछ नहीं लिखा, यही ये दो डायग्राम्स है जो तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं मैं। ये अभी बात हुई हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किस तरह के रेडिएशन है? दे आर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक रफ आइडिया ये लिया गया है कि अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वो रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है। अभी नहीं दिख रहा है? नो सर। अच्छा तो एक सेकेंड, अभी जब ये घर में पीडीएफ मिलेगी तब देख लेना। ये नीचे वाला डायग्राम दिख रहा होगा यार? तो उन्हीं के ऊपर आउटलाइन यस सर। इन्हीं के ऊपर आउटलाइन करके देखता हूँ शायद। अब देखो मैं जैसे जैसे आउटलाइन कर रहा हूँ ना, तुम वैसे समझना जरा। ये हमने तीन एक्सिस बनाए, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड, तीन दिख रहा है एक्सिस। ठीक, अब इन तीन एक्सिस में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि वेव नेचर की है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं जरा देखना। दो तरह के वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे, एक मैग्नेटिक और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एंड बोथ दीज वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, यानी कुछ ऐसा हो रहा है। अरे यार ये सब छोड़ो ना यार, मैं वैसे ही बना देता हूं ना। बताइए, इतनी लल्लूपना कर रहे हैं। एक सेकेंड,
इसको हाथ से ऐसे ही बना लेते हैं, जब बनाना ही है तो ऐसे बना लेते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूं, यानी ये आपके 3 एक्सेस हो गए, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। मतलब मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो ये कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें 2 तरह के वेक्टर, एक तो ये जिसको मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोल दिया, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है। वो ऐसा है, जरा समझना बात, परपेंडिकुलर। तो समझ पा रहे हो? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, बी वेक्टर। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो प्रोपोगेशन है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये वो वेव है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, एंड बोथ दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बस फर्क क्या है सर, ये अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो क्या ये रेडियो वेव हो सकती है? हाँ बेटा हो सकती है। सर वो भी इसी तरह की होगी? हाँ इसी तरह की होगी। तो सर क्या वो एक्सरे भी हो सकती है? हाँ ऐसी होगी। क्या वो गामा रेज? हाँ ऐसी होगी। कॉस्मिक रेज वो भी ऐसी होगी। अरे तो सर सारी ऐसी होंगी क्या? ना, सारी वेव होंगी, इसी टाइप के वेक्टर्स होंगे, लेकिन फर्क उनकी वेव लेंथ्स में होगा। यानी कुछ ऐसी वेव होगी, कोई ऐसी भी हो सकती है जो देखने में ऐसी लगती है, जरा समझना अपने आप बात को, कुछ ऐसी भी देखने में लग सकती है। तो मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? कि ऐसे ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा सा गंदा डायग्राम बना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। हाँ मतलब कुछ भी ऐसे, कुछ भी हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, इसमें क्या है सर? ऐसे भी है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यस दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हाई? बिकॉज़ इट हैज 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एंड बोथ दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? हाँ ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो सर इन दोनों में अंतर क्या है? कुछ नहीं, दे बोथ आर ईएमआरस, ये दोनों ईएमआर है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, फर्क सिर्फ उनकी वेव लेंथ में है। यानी ये एक ऐसी वेव है जिसकी वेवलेंथ कम है, ये एक ऐसी वेव है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, कोई ऐसी भी वेव हो सकती है जिसकी वेवलेंथ और भी ज्यादा है। यानी ये भी पॉसिबिलिटी है कि सर आप ऐसी भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले सकते हैं जिसमें वेवलेंथ और भी ज्यादा हो, ये भी पॉसिबल है। बताओ समझ रहे हो? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो सारे रेडिएशंस हैं जो हम देख रहे हैं, दैट इज सूरज से आने वाला फलाना धमाका सब कुछ। और आज मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के किस नेचर को हाईलाइट कर रहा हूं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव नेचर को हाईलाइट किया जा रहा है। यानी ये जो बल्ब आंखों पर मेरे रोशनी फेंक रहा है, ये रोशनी मेरी आंखों पर इस तरह से आ रही है कि उसे कॉन्टिन्यूअस नेचर का अज्यूम किया जा रहा है। क्या मतलब वो कॉन्टिन्यूअस नेचर का? कि दैट इज अ वेव। यानी इस बल्ब से मेरी आंखों पर जो भी रेडिएशंस आ रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस फैशन में आ रहे हैं एज अ वेव, बिकॉज वेव कैरेक्टरिस्टिक इज कॉन्टिन्यूअस नेचर। आप समझ लो, ये कॉन्टिन्यूअस नेचर का सिस्टम है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट कर रहा है तो इसका मतलब वो सोर्स एक वेव एमिट कर रहा है जिसकी अपनी एक वेवलेंथ होगी, अपनी एक स्पीड होगी, फलाना धमाका सब कुछ। बताओ ये तो समझ में आई बात? जब क्लास होगी तो मैं इसी बात को बिल्कुल पलट दूंगा, बिल्कुल उल्टा कर दूंगा। क्या कि सर ये जो बल्ब है आपके ऊपर जो लगा हुआ है, क्या ये आपकी आंखों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे रहा है? हाँ बेटा दे रहा है। तो सर आपने लास्ट क्लास में ये बताया था कि ये बल्ब आपकी आंखों पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे रहा है वो वेव नेचर का होता है। हाँ बिल्कुल बताया था। तो सर इसका मतलब ये हुआ आपकी आंखों पर जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो इस बल्ब के थ्रू कॉन्टिन्यूअस फैशन में आ रहे हैं, दैट इज अ वेव। बताओ ठीक है? लेकिन नेक्स्ट क्लास में बात उल्टी होगी। क्या बोली जाएगी? कि ये जो बल्ब है मेरी आंखों पर जो रेडिएशंस फेंक रहा है वो कॉन्टिन्यूअस फैशन में नहीं फेंक रहा है, वो रेडिएशंस मेरी आंखों में टुकड़ों के फॉर्म में फेंक रहा है, खट 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 खट, एंड दैट इज पार्टिकल नेचर। यानी मैं नेक्स्ट क्लास में ही इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो आज वेव मानी गई है, इसी नेक्स्ट क्लास में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक नया नेचर लेके आऊंगा जिसको पार्टिकल नेचर कहा जाएगा। यानी कोई भी सोर्स आपके ऊपर जो भी रेडिएशंस एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, वो रेडिएशंस वो कॉन्टिन्यूअस फैशन में नहीं, वो डिस्क्रीट फैशन में करता है, वो टुकड़ों के फॉर्म में करता है। एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा। अगर वो कॉन्टिन्यूअस होता तो आप एक कॉन्टिन्यूअस नेचर में उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को अज्यूम कर सकते थे। तुम ये भी कह सकते हो सर ये आप झूठ बोल रहे हैं, ये बल्ब आपकी आंखों पर अगर टुकड़े मार रहा होता, ऐसे खट
खट। तो सर आपको दिखाई देता ना कि भाई रेडिएशन आ रही है, टुकड़ा पड़ा, फिर एक और टुकड़ा पड़ा, लेकिन अगर सोचो मैं तुमसे कहूं कि ये बल्ब मेरी आंखों पर 1 सेकंड में 10⁻20 टुकड़े मार रहा है, 10⁻20। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है ये बल्ब तुम्हारे ऊपर टुकड़े मार रहा है? तुम कह सकते हो तुम्हारे ऊपर टुकड़े पड़ रहे हैं? सर मेरी आंखें इतना अंतर महसूस ही नहीं कर पाएंगी। 1 सेकंड में मेरी आंखों पर अगर 10⁻20 टुकड़े पड़ेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? सब कॉन्टिन्यूअस है सर, एवरीथिंग इज कॉन्टिन्यूअस। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कॉन्टिन्यूअस नेचर को भी अज्यूम कर सकते हैं, आप इस आने वाले रेडिएशन पे पार्टिकल नेचर को भी अज्यूम कर सकते हैं, और ये दोनों ही नेचर एग्जिस्ट करते हैं। दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो इस लाइट के या इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को करेक्ट मानकर प्रूफ किए गए हैं, जैसे डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस वगैरह। लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कॉन्टिन्यूअस एमिशन से एक्सप्लेन नहीं हो पाते, वो डिस्क्रीट नेचर से ही एक्सप्लेन होते हैं, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम अगली क्लास में थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाएंगे, और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आज इतना ही करेंगे, अगली क्लास में थोड़ा सा तुम लेकिन वो वाले पोर्शन जो तुमसे पढ़ने के लिए बोला है वो पढ़ के आना है भाई। एक्सरे, गामा, वो जो क्या था यार, कैथोड रे, एनोड रे टाइप की जो चीजें वो बिल्कुल घोट लेना। उस पर बहुत सारे सवाल जो तुम्हारा नेक्स्ट फेज टेस्ट होगा उसमें कम से कम 20 सवाल पूछूंगा मैं तुमसे, सब लोगों को करके आने, ठीक है ना? चलो फिर आज इतना ही करते हैं, बाय बाय। कैमरे में भी